स्वागत है आपका स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज स्टार्ट है जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज ये हमारा पहला पेपर है मॉडल पेपर 1, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। पूर्णतया हिंदी बेस्ड है ये। तो आइए देखते हैं बिना किसी समय को व्यतीत किए हुए। पहला क्वेश्चन है, सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान होना चाहिए। तो क्या पूछा है बच्चों? महत्तम परास के लिए अगर हम किसी पिंड को फेंकते हैं तो महत्तम कब जाएगी? जब वो परवलाकार होगी। परवलाकार जब होगी तो उसको फेंकने के लिए हमें 45 एंगल पे अगर हम फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी तय करेगी। नीरज चोपड़ा ने भाला को 45 डिग्री पे फेंका था, इसलिए वो सबसे ज्यादा दूरी कवर कर पाया 87.58 और गोल्ड जीता। तो महत्तम परास के लिए बच्चों अगर आप लोग भी 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो जरूर भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया? कुछ भी फार्मूला ध्यान नहीं रखना, महत्तम परास दिख जाए 45 डिग्री लगा के चले आइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड पर अधिकतम कार्य करने के लिए बल और वस्तु कण के बीच झुकाव होना चाहिए। तो अधिकतम कार्य करने के लिए बल और वस्तु कोण के बीच झुकाव होना चाहिए। दो चीजें देखिए, बल और वस्तु कोण के बीच झुकाव। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है? बल और वस्तु कोण के बीच झुकाव होना चाहिए। फार्मूला हमने पढ़ा था W=Fs cos थीटा। और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है बताइए? cos थीटा के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होता है? अगर थीटा =0 रख दें तो cos 0 का मान कितना होगा? cos 0 का मान 1 होगा। और थीटा =90 पर cos 90 का मान 0 होगा। तो cos 0 थीटा पे 0 पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो cos थीटा 0 पर वर्ग क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और अधिकतम पूछा है, यानी अधिकतम के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये तो आपको याद होना चाहिए। एक कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18। याद कर लीजिए, एक कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वाट 120 वाट 25 वाट 120 वाट तथा 100 वाट 120 वाट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 120 वाट के स्रोत से जुड़े हैं। कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ जलेगा? तो कौन कौन से बल्ब हैं? 25 वाट का बल्ब है एक, और उसमें 120 वोल्ट। दूसरा है 100 वाट का बल्ब और उसमें 120 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 120 वाट के स्रोत से जोड़े गए हैं। कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ जलेगा? 25 वाट का, 100 वाट का, दोनों या कोई नहीं? तो आइए देखते हैं बच्चों। तो पहले हम निकाल लेंगे इसमें 25 वाट के बल्ब के लिए, जो 25 वाट का बल्ब है उसके लिए हम निकालेंगे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू होता है V² अपॉन P। वोल्ट दे रखा है 120,
तो 120 इंटू 120, पावर कितनी दे रखी है? पावर दे रखी है 25 वाट। 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 24, 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 576 ओम आ गया। ये ओम का साइन है बच्चों। दूसरा है 100 वाट के बल्ब के लिए, देखते हैं सेम। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी, 100 इंटू 100 अपान 120। ठीक है, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 500 बटा 6। अब 500 बटा 6 करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? 14.4 ओम आ जाएगा। देखिए, तो इसमें देखिए, तो 25 वाट के, जो 25 वाट का बल्ब है उसमें ओम 576 ओम है, और 100 वाट के बल्ब में कितना रेजिस्टेंस है? 14.4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो 25 वाट का बल्ब है और इसमें 120 वाट लगा हुआ है, वो ज़्यादा तेज चमकेगा। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, जिसको टी से डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं टी से, मगर टेस्ला नहीं दे रखा है। न्यूटन तो नहीं होगा, तो न्यूटन को काट दीजिए। और क्या नहीं हो सकता है? वेबर भी नहीं होगा, वेबर मीटर भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है? बी। तो एक टेस्ला में कितने होते हैं? तो देख लीजिए बच्चों, एक टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या 10⁴ गॉस। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं? एक वेबर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। संलग्न परिपथ में आई का मान क्या होगा? जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर या 6 एम्पियर। 3 ओम प्रतिरोध में, अच्छा, जो ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये जो आप देख रहे हैं, उसमें 2 एम्पियर की करंट बह रही है। संलग्न परिपथ में आई का मान क्या होगा? तो हमें बताना है बच्चों, ये 1 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा, ये आई हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्ट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई कितना है? 2 एम्पियर। आई कितना है? 2 एम्पियर, और आर कितना है? 3। तो वोल्ट कितना होगा? 6 एम्पियर। V इज इक्वल टू 6 एम्पियर। 3 ओम वाले प्रतिरोध में 6 एम्पियर की करंट, 3 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, ये 3 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है फिर? I इज इक्वल टू होगा V अपान R। ठीक है, एम्पियर नहीं, वोल्ट। तो V हमने बताया, V कितना है? 6, और R क्या है? ये R है 1। तो इसमें कितने एम्पियर की करंट बहेगी? 6 एम्पियर की करंट बहेगी। इसमें 6 एम्पियर की करंट बहेगी बच्चों। तो फिर से देख लीजिए, पहले इनके सिरों का वोल्ट, पहले इनके सिरों में हम क्या निकालेंगे? इनके सिरों का क्या निकालेंगे? विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर V इज इक्वल टू आई आर से। I दे रखा है 2 एम्पियर, R दे रखा है 3, तो 6 वोल्ट हो गया। 6 वोल्ट, यानी ये वोल्ट कितनी? 6 वोल्ट की बैटरी लगी, जिससे करंट बह रही है। करंट निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे फ्लो होगा करंट का। ठीक है, अब यहां से देखिए,
आई में फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर, और यहां से आई निकल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल अन्वीक्षण यंत्र का आवर्धन 5 हो तो आवर्धन दे रखा है बच्चों, आवर्धन के लिए आवर्धन दे रखा है, तुरंत लिखिए m इज इक्वल टू 5, तो इसमें लगे लेंस की फोकस दूरी होगी, तो हमें क्या बताना है, फोकस दूरी बताना है। तो फोकस दूरी के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं फार्मूला। m इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 25f, ये फार्मूला है, ठीक है। और m दे रखा है कितना 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 25f। अब हम n से कहेंगे आप इधर आइए, ये तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 25f, 4 इज इक्वल टू 25f, तो f इज इक्वल टू 25 अपॉन 4 काट दीजिए 6.25 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 6.25 सेंटीमीटर। ये फार्मूला याद रखिएगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस 25f, 25 अपॉन f, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सरल लोलक के लिए सही है, इनमें से कौन सरल लोलक के लिए सही है। तो सरल लोलक का एक बार फार्मूला देखते हैं, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, यानी टी स्क्वायर, अगर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, टी स्क्वायर जो होगा वो एल के समानुपाती होगा, यानी टाइम पीरियड आवर्तकाल का जो आवर्तकाल के वर्ग जो होगा वो लोलक की लंबाई के समानुपाती होगा। तो देखिए इसका कौन सा ग्राफ बनेगा, अगर मान लीजिए ये 1 है, ये देखिए ये जो ग्राफ है वो सही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ बनेगा, ठीक है, समानुपाती का, घटेगा नहीं, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सारे ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जीरो से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये देखिए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर जा रहा है, तो ये सही होगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ध्यान रखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मोटर गाड़ियां क्रमशः V1 और V2 वेगों से एक ही दिशा में चल रही हैं। चलिए देखिए मैथ का कंसेप्ट, ये गाड़ी एक है V1 वेग से चल रही है, ठीक है। दूसरी गाड़ी देखते हैं, दूसरी गाड़ी देखते हैं बच्चों। दूसरी गाड़ी के लिए दूसरा कलर, ब्लैक कलर की दूसरी गाड़ी है, इसकी वेग है V2। तो पहले की अपेक्षा दूसरे का सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग की बात कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड। तो जब भी दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में चलेगी, एक ही दिशा में जा रही है, गाड़ी किस दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो उनका जो डिफरेंस, उनका उनका वेग क्या होगा, आपस में घट जाएगा समान दिशा में। अगर यही गाड़ी अपोजिट जाती, मान लीजिए एक गाड़ी इधर जा रही है V1 से, दूसरी गाड़ी इधर आ रही है V2 से, तो दोनों का जो वेलोसिटी होती, वेग होता, जुड़ जाता, बट एक ही दिशा के लिए V1 माइनस V2 हो जाएगा, एक ही दिशा के लिए V1 माइनस V2 हो जाएगा, और ये डिफरेंस होगा, यानी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसमें से कम वेलोसिटी घटाएंगे, तो V2 माइनस V1। तो पहले की अपेक्षा दूसरे का सापेक्ष वेग क्या होगा, दूसरे का सापेक्ष वेग होगा V2 माइनस V1, पहले की अपेक्षा, यानी पहले को कांस्टेंट मान लीजिए, दूसरे के सापेक्ष वेग V2 माइनस V1। अगर पूछता दूसरे की अपेक्षा पहले का सापेक्ष वेग, तो V1 माइनस V2 हो जाता। ध्यान रखिएगा लैंग्वेज का, एक स्वरित की आवृत्ति, एक स्वरित की आवृत्ति 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, तो उसका कंपन का आवर्तकाल का कोटिमान क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है आवर्तकाल का, आवर्तकाल का फार्मूला T इज इक्वल टू 1 अपान कंपनांक, T इज इक्वल टू 1 अपान कंपनांक, आवृत्ति दे रखी है हमें, कंपनांक क्या है
आवृत्ति 100 हर्ट्ज, यानी T इज इक्वल टू 1/100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 100 को 1/10⁻², और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻² सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन है बच्चों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जूल, किलोवाट तो नहीं होगा, किलोवाट नहीं होगा, इस किलोवाट को हटा दिया हमने इसीलिए पहले ही। और क्या नहीं होगा ये बताइए? किलोवाट नहीं होगा, जूल सेकंड भी नहीं होगा, इसको भी हटाए। जूल पर सेकंड भी नहीं होगा, किलोवाट घंटा होगा। ऊर्जा का जो यूनिट होगी वो किलोवाट घंटा, याद रखिएगा बच्चों, किलोवाट घंटा। और इसका एक अन्य मात्रक अर्ग भी होता है। नेक्स्ट देखिए, एक कण को पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई r पर ले जाया जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। गुरुत्वीय त्वरण पूछा है, तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए हम क्या करते हैं? एक फार्मूला है हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण के लिए। गुरुत्वीय त्वरण के लिए कौन सा फार्मूला? G' इज इक्वल टू G/4। जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2.45। तो ऐसे याद रखिएगा, एक कण को पृथ्वी के पृष्ठ की ऊंचाई से r पर ले जाया जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। r पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो G/4 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? तो देखिए ये सब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है। तो इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है, और उनकी क्रियाशीलता भी कम होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो क्रियाशीलता होती है वो भी कम होती है। क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम मेथेन की बात करें, थोड़ा पेन के पॉइंट को कम कर लेते हैं बच्चों। अगर हम मेथेन की बात करें CH4, तो एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन उससे जुड़े हुए हैं, CH4, ठीक है। तो क्या पूछा? सबसे अधिक क्रियाशील। सबसे अधिक क्रियाशील तो ये सेचुरेटेड है, ये तो नहीं होगा। C2H4, C2H4, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, मगर अभी तक जो C की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। 1 2 3 4, 2, और ये देखिए 2 1 3, C2H4, ये भी क्या हो गया? संतृप्त हो गया हाइड्रोकार्बन। क्रियाशीलता कम होती है, असंतृप्त की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम ये करते हैं C2H2, C2H2 की बात करते हैं। एसिटिलीन है बच्चों ये। C कितना है? 2 है, और H कितना है? H भी 2 है। अब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, देखिए इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, इसलिए यह सही है। ध्यान रखिएगा C2H2 का स्ट्रक्चर C, ट्रिपल बॉन्ड C, H और H। जिसके पास ज्यादा बॉन्ड होंगे ताकत बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। निम्नलिखित समूहों में किस समूह के धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में होते हैं? मुक्त अवस्था में होते हैं तो सीधे याद रखिए AgAuPt, AgAuPt, ये जो धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। AgAuPt, Ag किसको कहते हैं? सिल्वर, चांदी, याद रखिएगा। Au किसको कहते हैं? सोना,
और Pt किसको कहते हैं? प्लेटिनम। अच्छा, बर्जीलियस ने धातु के संकेतों को खोजा था, बर्जीलियस ने, ठीक है, बर्जीलियस ने खोजा था। Ag, Au, Pt मुक्त अवस्था में होते हैं। कोल गैस मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल गैस मिश्रण है तो वेरी इंपॉर्टेंट, कोल गैस मिश्रण है CO, CH4 और H2 का। कोल गैस मिश्रण है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, अगर C कैपिटल O है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और C छोटा O है तो कोबाल्ट। CH4 मेथेन है और H2 हाइड्रोजन है। यही कोल गैस का कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस मिलती है? तो सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर बच्चों मेथेन गैस मिलेगी। याद रखिएगा, लैब टेस्ट आपने किया होगा, और मेथेन का फार्मूला है CH4। और मेथेन कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्रियाशीलता बहुत कम होती है। नेक्स्ट, सोडियम 11Na23। अच्छा, ये देखिए 11Na23, ये क्या है? परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 1 ग्राम परमाणु में? तो परमाणु क्रमांक कितना है? 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 से। आवागाद्रो संख्या है, एवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन सी, मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका। 11.2 लीटर CO2 का NTP पर द्रव्यमान होगा, तो 11.2 लीटर, 22.4 लीटर CO2 का NT पर द्रव्यमान कितना होता है? 22.4 लीटर CO2 का NTP पर द्रव्यमान कितना होता है? 44 ग्राम। तो इसका आधा कर दिए तो 11.2 लीटर CO2 का NTP पर कितना भार होगा? 22 ग्राम होगा बच्चों, याद रखिएगा, 22 ग्राम। नेक्स्ट, सहसंयोजी यौगिक जो जल में आयनित हो जाता है। सहसंयोजक यौगिक जो जल में आयनित हो जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जल में आयनित हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जो फार्मूला है H2S है, और ये जल में आयनित हो जाता है, यानी ये जल में क्या है? जल में घुलनशील है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपसे बात करें, एक क्वेश्चन छूट रहता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं रिटन फॉर्म में। एक क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का सेट है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस H2। पूछा है अभिक्रिया में क्या हो रहा है? जिंक का अवकरण हो रहा है, जिंक का अवकरण हो रहा है, SO4-2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, H प्लस का ऑक्सीकरण हो रहा है, या H प्लस का अवकरण हो रहा है, H प्लस का अवकरण हो रहा है। तो देखिए बच्चों, देखते हैं जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? जिंक की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। कल के लेक्चर में हम बताएंगे कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। H की +1 होती है,
यहाँ देखिए जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है, और H2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। तो देखिए जिंक क्या हुआ, Zn से +2 हुआ, यानी जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, 1 से 0 हो रही है। इस अभिक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का आनंद लें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब की करें और लाइक करें बच्चों। धन्यवाद।